व्यवसाय अध्ययन की आज की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम जानेंगे चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। देखिए, वैसे तो अलग अलग रिक्तियां हैं, अलग अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। कोई आदर्श प्रक्रिया कह सकते हैं कि अभी तक नहीं बनी है, लेकिन अलग अलग संगठन हैं, उनके आकार, उनकी व्यवसाय की प्रकृति, रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों के प्रकार और जो प्रचलित विधान हैं उनके अनुपालन की स्थिति के आधार पर अलग अलग चयन कर्ता अपनी तकनीक और पद्धतियों को अपनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक संगठन अपनी सुविधानुसार अपने अनुकूल चयन की कोई भी एक पद्धति अपना सकती है और उनका फिर अनुसरण कर सकती है। तो चयन प्रक्रिया में रोजगार हेतु कोई अभ्यर्थी उपयुक्त है या नहीं, इसके विषय में निर्णय करने के लिए हम उसकी पात्रताओं यानी कि योग्यताओं को, उसके अनुभवों को, शारीरिक और मानसिक क्षमता को, स्वभाव एवं व्यवहार ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, अभिरुचि यानी कि उस कार्य में उसकी रुचि भी है कि नहीं, इस संबंध में कुछ सूचनाएं एकत्र करते हैं और इस कार्य के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। चयन प्रक्रिया कोई एक कार्य नहीं है, ये कई सारे कार्यों का एक सेट है। ठीक है, इसमें चरणबद्ध एक श्रृंखला है विभिन्न कार्यों की। हम आइए जानते हैं कि कौन कौन से चरण हैं जिसमें हम कर्मचारी की किसी एक कार्य विशेष को पूरा करने के लिए कौन कौन सी विशिष्टताएं उसमें चाहिए, उन विशिष्टताओं की हम अलग अलग अभ्यर्थियों में तुलना कर सकें। इसके लिए जो स्टेप्स हैं उसमें पहला है आवेदन पत्रों की छँटाई। छँटाई का मतलब होता है कि जो भी आवेदन पत्र आपको मिले हैं उनमें आप प्रथम दृष्टया यह देखते हैं कि आयु, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव, बैकग्राउंड और अपेक्षित वेतन, इनकी जो जानकारियां हैं उनके आधार पे आपके लिए कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो जो डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे उनके आवेदनों को अलग कर दिया जाएगा, निकाल के अलग रख दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो स्वयं के द्वारा तैयार किया गया कोई आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो बना के उन्हें भेज देते हैं। ठीक है, कुछ संगठन अभ्यर्थियों पर ही छोड़ देते हैं कि वो किस रूप में जैसे चाहें वैसे आवेदन कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स अपने बायोडाटा के रूप में, रिज्यूम के रूप में वो दे सकते हैं। तो आवेदन पत्रों की छँटाई का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रारंभिक चरण में ही निर्धारित पदों के लिए जो अयोग्य व्यक्ति हैं, अभ्यर्थी हैं, आप उन्हें चयन प्रक्रिया से अलग कर लें। ठीक है, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो जो लोग आपके रिक्त पदों के लिए सूटेबल बचते हैं आप उन्हीं पर काम करते हैं। तो इस तरह से छँटाई कर लेने के बाद समय और धन की काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन इस विषय में आश्वस्त होने के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि अच्छे योग्य अभ्यर्थी कहीं ना निकल जाएं, वो न छूट जाएं। ठीक है, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को निष्पक्ष रूप से महत्व देना चाहिए। बिना औचित्य स्पष्ट किए आप किसी को भी रिजेक्ट न करें। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आवेदन पत्रों की छँटाई के लिए प्रयोग की जाने वाली जो तकनीकें हैं वो अभ्यर्थियों की प्राप्ति के स्रोतों तथा भर्ती की पद्धतियों के आधार पर अलग अलग होती हैं। आपको जो भी अभ्यर्थी मिले हैं वो किस स्रोत से मिले हैं, तो आपकी जो रिजेक्शन पॉलिसी होगी वो अलग अलग हो सकती है। आवेदन पत्रों की छँटाई जब आप कर रहे होंगे तो जिन अभ्यर्थियों में संगठन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता नहीं होती है या उससे कम योग्यता होती है उन्हें ही रिजेक्ट किया जाता है। जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं उन्हें अगले चरण के लिए प्रवेश दे दिया जाता है। अगला चरण क्या है? प्रारंभिक साक्षात्कार। छटनी का काम अगर हो चुका है, छटाई का काम अगर हो चुका है तो लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, साक्षात्कार। ये काफ़ी प्रारंभिक साक्षात्कार जो होगा काफ़ी संक्षिप्त होगा, इसको स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। उद्देश्य यही है कि अभ्यर्थियों की जो योग्यताएं आवेदन पत्रों के माध्यम से प्रकट नहीं हो पाती, प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलकर उन योग्यताओं का एक अनुमान ले लिया जाता है। जो लोग अनुपयुक्त होंगे प्रथम प्रारंभिक साक्षात्कार में, स्क्रीनिंग में, उन्हें चयन प्रक्रिया से इस स्टेप में हटा दिया जाएगा। तो प्रारंभिक साक्षात्कार के अंतर्गत आप अभ्यर्थियों को उनकी कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटों, कार्य की दशाओं, वेतन आदि की जानकारी
प्रदान करेंगे। साथ ही उनकी शैक्षिक योग्यताओं, प्रशिक्षणों, अनुभवों, वर्तमान कार्यों, रुचियों आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके अपेक्षित वेतन यानी कि कितना वेतन वह चाहते हैं, वर्तमान कार्य को छोड़ने के विषय में क्या क्या उनके कारण हैं, उनकी भी जानकारी आप ले सकेंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थियों की वाक्पटुता माने होता है बोलने में वो कितना चतुर हैं, मस्तिष्क की दशा यानी कि मनोदशा उनकी ठीक है कि नहीं ठीक है, कहीं असंतुलित तो नहीं है मानसिक रूप से, कोई और समस्या तो नहीं है। ये सारी सामान्य जानकारियाँ आप स्क्रीनिंग इंटरव्यू में हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि उनके चयन किए जाने की कुछ संभावनाएं हैं या नहीं। ठीक है ना। इस प्रकार प्रारंभिक साक्षात्कार के ज्ञात अयोग्य अभ्यर्थियों को छाड़ दिया जाता है और केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया के आगामी चरण के लिए रखा जाता है। जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो चुका होता है, इनिशियल इंटरव्यू हो चुका होता है, प्रारंभिक साक्षात्कार, इसके बाद में हम चयन परीक्षण में इन अभ्यर्थियों को शामिल करते हैं, यानी सिलेक्शन के लिए जो एग्जामिनेशन होना चाहिए उसमें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होता है चयन परीक्षण। इसमें जनरली ये मनोवैज्ञानिक प्रकृति का होता है। इसके द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यताओं, उनके चातुर्य, उनके कार्य अभिरुचियों और उनके व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की कार्यक्षमताओं एवं निपुणताओं को भी परखा जाएगा। कार्यक्षमता यानी कि वर्किंग कैपेसिटी या वर्क कैपेसिटी, और निपुणता यानी एफिशिएंसीज को परखा जाएगा। चयन परीक्षण के द्वारा उचित पद के लिए उचित व्यक्ति को चुनना अत्यंत सरल हो जाता है। योग्यता परीक्षण, इन परीक्षणों के माध्यम से अभ्यर्थियों की छिपी हुई विशिष्टता यानी कि उनमें अगर कोई ख़ास बात है, ख़ास प्रतिभा है, उनकी योग्यताएं, उनके रुझान यानी कि जो इंटरेस्ट्स हैं उनको ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाएगा। उनके द्वारा यह अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी को अगर चयन कर लिया जाए तो भविष्य में वह अपने कार्य में क्या सफल हो सकेगा या नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ परीक्षणों से किसी विशिष्ट कार्य को सीखने के लिए अभ्यर्थी के रुझान को भी ज्ञात किया जाता है, यानी कि उसमें किसी कार्य को जो उसे नहीं आता है उसे सीखने के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, हम इसे भी जानते हैं। तो इसके लिए जो योग्यता परीक्षण होता है, ये चयन परीक्षण के बाद अगला स्टेप है योग्यता परीक्षण। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला ये बुद्धि परीक्षण होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हम अलग अलग परीक्षण माध्यमों से अभ्यर्थी की ग्रहण शक्ति यानी ग्रेस्पिंग पावर, गणितीय प्रवृत्ति यानी कि मैथमेटिकल टेंडेंसी कैसी है, मेमोरी पावर कैसी है, लॉजिकल रीजनिंग उसकी कैसी है, रीजनिंग पावर कैसी है, इन चीज़ों की जांच करते हैं। इन परीक्षणों के पीछे आधारभूत मान्यता क्या है कि कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति यानी कि तेज बुद्धि वाला, शार्प माइंड वाला व्यक्ति जो होगा वो किसी भी कार्य को शीघ्रता से और सरलता से सीख सकेगा। दूसरा परीक्षण होता है यांत्रिक योग्यता परीक्षण। देखिए, बहुत सारे यंत्रों पर भी काम करना होता है। जब आप किसी बिजनेस में किसी पद विशेष पर चयनित होते हैं तो अभ्यर्थियों को उन यंत्रों को पहचानना, उन्हें सुचारू रूप से प्रयोग करना, ये उसकी क्षमता में आता है या नहीं, इसका मापन किया जाएगा यांत्रिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत। यंत्रों पर कार्य करने वाले कुशल और तकनीकी कर्मचारियों के चयन हेतु इन्हीं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक और आता है लिपिकीय योग्यता परीक्षण। देखिए, इन परीक्षणों के माध्यम से कार्यालय की क्रियाओं की निष्पादन क्षमता यानी कि कार्यालय में जो क्रियाएं होती हैं वो तो क्लर्क महोदय को करनी होती हैं, तो अगर ऐसे किसी पद के लिए सिलेक्शन हो रहा है तो कार्यालय की जो क्रियाएं हैं उनका निष्पादन यानी कि उनको परफॉर्म करने की क्षमता आप में है या नहीं, इसका मापन किया जाएगा। इन परीक्षणों में वर्ण विन्यास गणना करना, वर्ण विन्यास गणना करना मतलब किसी एक लेटर में कितने वर्ण आए हैं इनकी गणना करना, बोध शक्ति यानी कि किसी भी बात को समझने की शक्ति, प्रतिलिपि बनाना यानी कि फ़ोटोकॉपी तैयार करना, शब्द मापन, ये सारी शक्तियाँ, ये सारी क्षमताएं आप में हैं या नहीं, इनका जब परीक्षण किया जाता है तो उसे लिपिकीय योग्यता परीक्षण कहा जाता है। जो पांचवा चरण होता है वह होता है उपलब्धि परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। उपलब्धि और निष्पादन वैसे तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस के आशय में ही उपयोग में लाए गए हैं।
इन परीक्षणों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने का दावा किया जाता है। जैसे कोई कहे कि हमने हिंदी टाइपिंग सीख रखी है, तो आप इस परीक्षा के माध्यम से उसकी हिंदी टाइपिंग की स्थिति को जांचेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये परीक्षण आप दो तरह से करा सकते हैं। एक तो कार्य ज्ञान है या नहीं ये जान सकते हैं, तो इसके लिए आप मौखिक और लिखित दोनों तरह से थ्योरी पूछ सकते हैं कि टाइपिंग में उंगलियां किस जो है लेटर पर कौन सी उंगली होनी चाहिए। इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कार्य नमूना परीक्षण यानी कि टाइपिंग करवा करके हिंदी में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक वास्तविक कार्य के भाग को संपन्न करने के लिए उसे कहा जाएगा। वास्तविक कार्य क्या हो सकता है कि प्रतिदिन आपको कई लेटर्स लिखने होंगे, टाइप करने होंगे, लेकिन उसे किसी एक लेटर को टाइप करने के लिए दिया जाएगा कि भाई आप इसे हिंदी में टाइप करके दिखाइए। तो वो जितना समय लेगा, जितनी गलतियां करेगा, जितना अच्छे से कर लेगा, उसी के आधार पे हम उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उस समय करते हैं। अगला स्टेप होता है, इसमें भी जो व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है उसका हम स्थिति परक परीक्षण करते हैं। ये स्थिति परक परीक्षण क्या होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस परीक्षण के माध्यम से अभ्यर्थियों का वास्तविक जीवन से मिलती जुलती एक परिस्थिति में उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसे स्थिति परक का मतलब होता है, इसे हम बोलेंगे कि जैसे आपने अभी उसका सिलेक्शन नहीं किया है, अगर रियल लाइफ में जैसे उसे जहाँ काम करना पड़ेगा आप उसे रियल वर्क पर भी नहीं भेजते, लेकिन वैसी ही परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उन्हीं परिस्थितियों में वह व्यक्ति कैसे काम करेगा। स्पेशली जैसे पुलिस की ट्रेनिंग जब होती है तो वहाँ पर मॉक ड्रिल करते हैं वो, और मानते हैं कि किसी ने अटैक किया है तो उसको कैसे उसका सामना करेंगे, ये स्थिति क्रिएट की जाती है। इसे स्थिति परक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो स्थिति परक परीक्षण जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें आप वास्तविक परिस्थितियां लगभग बनाएंगे जो कि वास्तविक होंगी नहीं लेकिन वास्तविक जैसी होंगी, और उस परिस्थिति का सामना वह व्यक्ति कैसे करता है आप उसका इस तरह से सामना करते हुए उसका मूल्यांकन करेंगे। वह तनावपूर्ण परिस्थिति में किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, ऐसा करने में वह अपने बिहेवियर को संतुलित रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, यही स्थिति परक परीक्षण होता है। रुचि परीक्षण का मतलब होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इस परीक्षण के माध्यम से आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति आया है, वो किसी अन्य आशा में आ गया है, उसको सिर्फ एक जॉब चाहिए इसलिए उसने अप्लाई कर दिया है, लेकिन जिस तरह का काम है वो उसमें बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखता है, ये कह तो रहा है, लेकिन वाकई में उसकी अभिरुचि है या नहीं, ये जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें अभ्यर्थियों की कार्य, पद, व्यवसाय, शौक और मनोरंजनात्मक क्रियाओं के संबंध में उनकी पसंद और नापसंद को जानने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य क्या है, इस बात का पता लगाना कि कोई अभ्यर्थी जिस कार्य के लिए उसने आवेदन किया है वो उसमें रुचि रखता भी है या नहीं। साथ ही साथ ये भी ज्ञात करना कि कार्य के किस विशेष क्षेत्र में उसकी अभिरुचि है, यानी कि कार्य पूरा है तो उसमें भी किस स्टेप को वो विशेष रूप से पसंद करता है। इस परीक्षण की आधारभूत मान्यता यही है कि एक कार्य के प्रति अभ्यर्थी की रुचि कार्य की सफलता के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। अगर आपका किसी भी काम में मन लगता है तो आप उसमें निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे, ऐसी जनरल परसेप्शन है और ज़्यादातर लोग इसे सही ही मानते हैं और है भी सही, मेरी भी यही मान्यता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि उस कार्य में उस व्यक्ति का मन भी है या नहीं। मान लिया उसे कर भी पा रहा है, लेकिन अगर मन नहीं लगेगा तो उसकी योग्यता व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि वो उसमें मन लगा के काम ही नहीं करेगा। इसके बाद में इस स्टेप तक जो लोग आते हैं उनका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। समूह परिचर्चा में क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि कार्य के लिए अभियुक्तियों की उपयुक्तता है या नहीं, इसके लिए हम कुछ अतिरिक्त सूचनाएं उनके बारे में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं समूह परिचर्चा के माध्यम से। समूह परिचर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन, इसमें अभ्यर्थियों को समूह में बांट दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिर उन्हें कोई चर्चित या कोई सामाजिक विषय दे दिया जाता है जिसमें उन्हें तर्क वितर्क करना होगा, वाद विवाद करना होगा। इसमें अभ्यर्थियों के ज्ञान की गहनता यानी कि डेप्थ ऑफ देयर नॉलेज, विचारों की गुणवत्ता, उनके विचार जो हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनका लेवल क्या है, ठीक है, इसके अलावा उनके विचार मौलिक कितने हैं और उनका स्टैंडर्ड क्या है, कम शब्दों में अपनी बात समझाने की योग्यता उनमें कैसी है, उच्चारण पर क्या वह फोकस कर पाते हैं, सही उच्चारण करने पे। कोई भी अभ्यर्थी अपने समूह में कितनी बार
पहल करता है, यानी कि कितनी बार वह शुरुआत करता है, दूसरे सदस्यों को किस हद तक वह इम्प्रेस कर पाता है, इस बात का विशेष महत्व होता है ग्रुप डिस्कशन में। समूह चर्चा के समय अभ्यर्थियों की सहनशीलता, यानी कि वो कितना पेशेंटली किसी की बात सुन पाते हैं, इस पर आप फोकस करते हैं। साथ ही साथ आप यह भी देखते हैं कि जब कभी भी कोई भी व्यावसायिक संगठन होता है तो उसमें समूह परिचर्चा करने के बाद उनसे एक समूह कार्य भी करवाया जाएगा, यानी कि ग्रुप वर्क भी करवाया जाएगा। तो समूह परिचर्चा आप जान पाए ये काफ़ी बड़े पदों के लिए गहरा परीक्षण है, जिसके माध्यम से हम काफ़ी गहरी व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर हम फोकस करते हैं और उनके बारे में हम गहराई से काफ़ी कुछ जान लेते हैं, जो बहुत बार वह भी नहीं जानते स्वयं के बारे में, अगर उन्होंने अच्छे से अध्ययन नहीं किया खुद का। जब समूह परिचर्चा में भी कोई व्यक्ति चयनित हो जाता है तब हम उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराते हैं। इसमें योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण जब होगा तो उनसे अनेक ऐसे कार्य चूँकि हम करवाना चाहते हैं जिसमें कुछ शारीरिक योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए, कोई दृष्टि दोष ना हो, सुनने में आपकी क्षमताएं अच्छी होनी चाहिए, है ना, असाधारण शारीरिक शक्ति, आपकी शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, कठोर कार्यदशाओं में, यानी कि अगर कार्यदशाएं ऐसी हैं जो बहुत सुविधाजनक नहीं है तो भी आप उसमें कितना सहन शक्ति के साथ, कितना आप स्पष्ट आवाज़ के साथ अपनी बातचीत प्रारंभ करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती हैं। तो चिकित्सकीय परीक्षण में हम इन्हीं चीज़ों की जांच करते हैं कि ये उपरोक्त शारीरिक योग्यताएं उस व्यक्ति में हैं या नहीं हैं। इसके अलावा हम उनके शरीर के विभिन्न अंगों और प्रत्यंगों की भी चिकित्सकों के द्वारा गहन जांच कराते हैं, यानी कि क्रिटिकल स्टडी कराते हैं। इसके बाद में जो सेकंड टू लास्ट स्टेप्स हैं, उसमें जो भी उसने संदर्भ दिए होते हैं, रेफरेंसेस दिए गए होते हैं। रेफरेंसेस का मतलब होता है ऐसे किन्हीं कम से कम दो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के नंबर और नाम उसे देने होते हैं जिन्हें वह जानता है और जो उसे जानते होते हैं, जिनके माध्यम से हम उसकी द्वारा दी गई जानकारियों की पुष्टि कर सकते हैं। तो संदर्भों की जांच का मतलब ये होता है कि जब मुख्य सेवायोजन, साक्षात्कार और चिकित्सकीय परीक्षण इन सभी का समापन हो चुका है तो जो मानव संसाधन विभाग होता है वो रेफरेंसेस की जांच करता है। ठीक है, आवेदन पत्रों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम और पते संदर्भ के रूप में ले लिए जाते हैं। ठीक है, ये उन व्यक्तियों के नाम और पते हो सकते हैं जो अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से जानते हैं और वे अभ्यर्थियों के पूर्ववर्ती सेवायोजक रहे होते हैं, यानी कि जहां उसने पहले से काम किया है उनमें से कोई 2 ही लोग होने चाहिए जो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों और उनसे पूर्व के कार्य निष्पादन के विषय में हमें अच्छे से बता सकें, और वो स्वयं भी परिचित होंगे तभी तो बता पाएंगे। और जब इन सारे स्टेप से कोई व्यक्ति निकल जाता है क्वालिफाई होते हुए तो हम उसे अपॉइंटमेंट लेटर का आदेश दे देते हैं, यानी कि नियुक्ति आदेश दे देते हैं। अंतिम चयन कर लिए जाने के पश्चात संगठन अभ्यर्थियों को इस निर्णय के विषय में सूचना देता है और इसके लिए संगठन द्वारा सफल अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया जाता है, नियुक्ति आदेश भेज दिया जाता है। नियुक्ति आदेश जो है वह प्राधिकारी, जो भी नियुक्ति प्राधिकारी होगा उसका उस पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। तो ये आपने चयन की प्रक्रिया को जाना है। चयन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इन्हें हम जानेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान से समझें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चयन प्रक्रिया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात न समझ में आए तो पूछने में कोई संकोच नहीं करेंगे। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस देखते रहें और सीखते रहें। नमस्कार।